बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और आज इसका है लेक्चर नंबर 8। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंशूर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं। पिछले चंद लेक्चर्स जो हमारे गुजरे उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा और फिर उनकी एप्लीकेशंस भी सीखी। उसमें ग्रोथ और डिके मॉडल्स पे हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखा और सॉल्व किया। फिर न्यूटन्स कूलिंग लॉ, फिर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की एप्लीकेशन भी हमने पढ़ी। आज के लेक्चर से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब हम फर्स्ट ऑर्डर की बजाय हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे। जैसे पहले बताया जा चुका कि ये सारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो हम आज के लेक्चर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने स्टार्ट ऑफ द कोर्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशंस के हवाले से कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में टाइप्स बताई कि जनरल सॉल्यूशन क्या है। फिर हमने देखा कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। फिर इस तरह की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करने जा रहे हैं तो दो लेक्चर्स हमारे इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी पे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। जैसे कि ये डिफरेंशियल हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, इसमें नॉन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होती हैं, फिर इनमें सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर क्या मतलब है यहाँ पे। फिर हम देखेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से क्या मुराद है और उसके सॉल्यूशन से क्या मुराद है, उसकी यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस के हवाले से, या फिर थ्योरम है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और इसी तरह से फिर हम जो है रॉन्स्कियन एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक करने के लिए यूज होता है। रॉन्स्कियन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और फिर इसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस को चेक करने के लिए। तो अब पहला जो कॉन्सेप्ट है उससे बात स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं जनाब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर ये क्या होती हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, ये देखिए ये लिखी है हमारे पास, ये nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप जानते हैं कि इसका पहले भी तज़किरा हो चुका है कि ये जो an-1 और a1x एंड a0x और राइट साइड पे जी, ये सारे फंक्शंस ऑफ x हो सकते हैं या हैं, या इसकी ये फॉर्म भी लिखी जा सकती है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये नोटेशन का फर्क है वही डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है। तो यहां बताया जी कि वेयर a0, a1x एंड an(x) आर अप टू gx आर फंक्शंस ऑफ x। स्पेशली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि ये जो पहला जो कोफिशिएंट है, एक्चुअली दीज आर द कोफिशिएंट्स, ये जो पहला कोफिशिएंट है ये हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, an(x). तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ये कौन सी है? इस डिफरेंशियल, चूंकि अगर ये वेरिएबल्स हैं तो इसे कहेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट्स। इसी चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं। However, we shall first study the differential equation with the constant coefficients, that is equation of the type this.
देखिए ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये फंक्शंस ऑफ एक्स भी हो सकते हैं और ये कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, नंबर गोया के 2 3 4 लाइक नंबर्स लाइक दिस। पहले फेज में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर पढ़ेंगे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, और इसके बाद जो फेज शुरू होगा वहां हम विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो याद रखें, अब ये दूसरी फॉर्म लिखी गई है इसकी। फॉर एग्जाम्पल ये इस वक्त आपके सामने जो दूसरी इक्वेशन लिखी है, दिस इज अगेन a higher nth order linear differential equation. However, this time the coefficients are constants. A1, A2 and up to AN are the real constants. Okay जी। अब हम कहते हैं जी नेक्स्ट है, इसमें आगे फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं कि अगर राइट साइड पे जो टर्म है जी ऑफ एक्स ये 0 हो जाए तो इसे कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट साइड पे आप देखिए यहां इस इक्वेशन में लिखी हुई है जो इक्वेशन, इसमें राइट साइड पे 0 है, सो हम इसे क्या कहेंगे कि ये जो हमने पहले जिसमें जी एफ एक्स भी था उसमें राइट साइड पे 0 रखी है, तो हम कहेंगे ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन के से एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, या हम कहेंगे दिस इज द होमोजीनियस पार्ट ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सम नॉन जीरो फंक्शन जी ऑफ एक्स जो राइट पे था। तो ये क्या कहलाएगी, अगर राइट साइड पे 0 है तो इसे क्या कहेंगे, ये एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। अगर साथ कोई नॉन जीरो फंक्शन अवेलेबल है यानी लाइक जी ऑफ एक्स तो इसे कहेंगे ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब हम देखते हैं जी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। तो हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पहले भी पढ़ी है, उसकी शक्ल क्या थी, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो मैं जरा दोबारा से आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं, dy by dx is equal to fxy, this was the general form of the initial value problem, x is equal to t is equal to x naught। ये जब t इन्वॉल्व हो ना, चलें इसे यूं कर लेते हैं, अगर ये हो हमारे पास तो फिर हम कहते हैं y is equal to x naught is equal to y naught। ओके, अगर ये हो ना फॉर्म तो फिर इनिशियल कंडीशन ये होती है, और अगर इसकी ये फॉर्म हो dy by dt या dx by dt रादर, और साथ यहां कोई फंक्शन ऑफ x है तो फिर ये फॉर्म होती है। तो हम इस तरह की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में देख चुके हैं। तो यहां चूंकि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारे पास अगर ये इस शक्ल की इक्वेशन हो, दिस इज द nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस, व्हाट y x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। क्या मतलब कि जब x की वैल्यू x नॉट है तो y की वैल्यू y नॉट है, फिर जब x की वैल्यू x नॉट है तो y डैश की वैल्यू y नॉट डैश है, और इसी तरह nth कंडीशन क्या है, जब x की वैल्यू x नॉट है तो y n माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्या है एक्चुअली n माइनस वंथ डेरिवेटिव ना, तो उस वक्त हम कहते हैं जी कि y नॉट n माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू। तो ये क्या है, n कंडीशंस हैं। तो इस सारी इक्वेशन को सब्जेक्ट, इस इक्वेशन को और इन कंडीशंस को इकट्ठा कर दिया जाए तो हम कहते हैं जी कि ये nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। यहां पे याद रखें जब हम ये कह रहे हैं ना y नॉट डैश, बेसिकली दीज आर कांस्टेंट्स। जैसे आपने देखा होगा जब हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम करते रहे फर्स्ट ऑर्डर के केस में, तो हम यूं लिखते थे y नॉट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। तो अब नोट कीजिए कि ये कांस्टेंट है कोई, सही। तो यहां y नॉट और y नॉट डैश
एंड अप टू y नॉट n माइनस 1 डेरिवेटिव, ये सारे क्या हैं, दीज आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और ये किस ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, nth ऑर्डर की। आप गौर कीजिए, तो चूंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर nth है, लिहाजा इसकी जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनकी तादाद भी क्या होगी, n होगी। तो इतनी इनिशियल कंडीशंस होंगी तो बात, जो सिस्टम है इसे फिर कहते हैं सिस्टम क्लोज्ड है, जितना ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन उतनी कंडीशन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है, ये हम पहले बात कर चुके कि ये हम इन इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। वी सीक द सॉल्यूशन ऑन सम इंटरवल कंटेनिंग एन एक्स नॉट। हम असल में इस क्या करते हैं कि जब इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस वक्त इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को, उस वक्त हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, या कहना चाहिए हम सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे होते हैं किस इंटरवल में जहां पे एक्स नॉट लाई करता, या ऐसे इंटरवल में सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे होते हैं जहां एक्स नॉट कंटेन्ड हो। अब एक पर्टिकुलर इसी बात को, वो जनरल केस था, nth ऑर्डर इक्वेशन थी, अब हम इसी को एक स्पेसिफिक बात के लिए देख लेते हैं कि अगर हमारे पास n2 है, क्या मतलब कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है, 2, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस सूरत में हमें 2 कंडीशंस रिक्वायर होंगी। तो उस जनरल फॉर्म को जो पीछे हमने अभी पढ़ी, आप स्पेसिफिक सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से कि ये देखिए a2x d2y by dx स्क्वायर प्लस a1x dy by dx प्लस a0x इंटू y इज इक्वल टू g ऑफ x। तो इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है y x नॉट इज इक्वल टू y नॉट एंड y डैश x नॉट इज इक्वल टू y नॉट डैश। तो ये क्या कहेंगे हम, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इसे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से क्या मुराद है। पहले हमने जब बात की थी तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के हवाले से बात की, फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात की। अब हम हायर ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो तो उसके सॉल्यूशन से क्या मुराद है। ओके, अ फंक्शन satisfying the differential equation on I, some interval, whose graph passes through x naught y naught such that the slope of the curve at the point is the number y naught dash is called solution of the initial value problem। तो हम देखते हैं कि solution of, जब हमने वो की थी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी हम ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं कि वो जो ग्राफ ऑफ दी सॉल्यूशन है वो उस पॉइंट में से जरूर गुजरे। ये पॉइंट कौन सा है, असल में जैसे ये कहने का मकसद ये इसका ये होता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। जब हम ये कह रहे हैं ना, बेसिकली देखिए, तो ये जो इनिशियल कंडीशन है ये पॉइंट कंस्ट्रक्ट कर रही है एक्स नॉट वाई नॉट, तो हम बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं जो इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हो। तो वो जो कह रहे हैं जी कि हुज ग्राफ पासेस थ्रू दिस पॉइंट, वो यही मतलब होता है कि वो, देखिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन जब हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उस वक्त जो है उसके सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है। ठीक, तो अब जब यूनिक हो सकता है तो इसका मतलब है हम ऐसा उसका जो ग्राफ होगा उसके सॉल्यूशन का, वो सर्टेनली इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या है, इनिशियल कंडीशन है, इस पॉइंट को सर्टेनली सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसमें, तो सच दैट अब उसका स्लोप जो होगा वो क्या है, वो y नॉट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम फिर कहते हैं जी सॉल्यूशन, उस फंक्शन को जो ये 2 बातें सेटिस्फाई करे, एक तो वो उस पॉइंट में से गुजर रहा हो और दूसरा उसका स्लोप जो है y नॉट डैश हो। तो इसको हम कहेंगे ऐसे फंक्शन को सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।
नेक्स्ट, जैसे हम पहले भी एक क्वेश्चन ये बात कर चुके कि क्या ये सॉल्यूशन यूनिक होगा कि नहीं। तो अब हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहां थोड़ी सी बात फर्क होगी फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के यूनिक और एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस जो है थ्योरम की निस्बत, यहां कुछ कंडीशंस चेंज हो जाएंगी या फर्क होंगी। पहले हमने एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम पढ़ा है किसके लिए, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए। अब चूंकि हम हायर ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस फर्क हैं। वो क्या है, इस थ्योरम में देखते हैं। इस थ्योरम को कहते हैं जी एग्जिस्टेंस ऑफ ए यूनिक सॉल्यूशन, या यूं भी कह सकते हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ए, कौन सी जी, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। लेट a naught x, a1x, then anx and g of x be continuous on an interval I। कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि a0, a1, an and gx ये क्या है, सारे फंक्शंस ऑफ x हैं। इस पे कंडीशन ये है जी कि ये सारे फंक्शंस ऑफ x जो हैं कंटिन्यूस हों ऑन सम इंटरवल i। अगली बात, एंड लेट a एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन जीरो हो। जो हायर ऑर्डर क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले टर्म है, उसको कोफिशिएंट क्या हो, नॉन जीरो। फॉर एवरी x इन द इंटरवल, कि हर वैल्यू के लिए वो नॉन जीरो हो कोफिशिएंट। ओके, उसके बाद कहते हैं जी इफ x इज इक्वल टू x नॉट इज एनी पॉइंट इन दिस इंटरवल, अब कोई पॉइंट ले लिया उस इंटरवल से, देन सोल्यूशन y ऑफ x ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 1, जो हमने पहली जो सबसे पहली आज डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की, जो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी, हम उसकी बात कर रहे हैं, एग्जिस्ट एंड यूनिक। इसका मतलब ये हुआ, सादा सी बात है, दो बातें। क्या रिक्वायरमेंट है कि एक तो जो उसके कोफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट बात हो रही है, कोफिशिएंट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यूस हो, और जो राइट साइड पे फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस हो। और दूसरी बात कि an जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो, नॉन जीरो हो। तो फिर हम कहेंगे कि उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक भी होगा। अब इस बात को वेरीफाई करने के लिए, या ये जो थ्योरम में हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी या जो एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस की बात सीखी, इसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। एग्जांपल ये है जी, द फंक्शन क्या है जी, फंक्शन y इज इक्वल टू 3e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 3x इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक, ओके, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू 12x, और ये इसकी इनिशियल कंडीशन है कि y0 इज इक्वल टू 4, यानी हम कहेंगे कि जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 4 है, एंड व्हेन x इज 0 देन y डैश इज 1, ये इनिशियल कंडीशंस है। अब देखें, हम चाह रहे हैं कि ये हमने शो करना है कि ये जो फंक्शन है, क्या ये इस इनिशियल वैल्यू, ये जो स्टेट की गई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम ये बात पहले भी सीख चुके हैं कि हमें ये जो जिसको हम कहना चाह रहे हैं या जिसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं, तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आप देखिए, तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और खुद y है। इसका मतलब है
to verify whether this function is solution of this differential equation or not, we have to plug in this y into this equation. Okay, उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा. ओके, देखें यहां डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चले मैं आपके लिए फाइंड कर देता हूं. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या होगा, y डैश दिस इज इक्वल टू 3 e रेज़्ड पावर x. तो आपको पता है 3 का तो डेरिवेटिव ये साथ कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और e रेज़्ड पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 इंटू 2 e रेज़्ड पावर 2x, यानी पावर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई आएगा, और यहां क्या आएगा माइनस 2 e रेज़्ड पावर माइनस 2x और माइनस 3. और सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 6 और e रेज़्ड पर फिर 2x का डेरिवेटिव, दैट विल बी 2 e रेज़्ड टू पावर 2x माइनस यहां पे भी x है माइनस, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जी, प्लस हो जाएगा और 4 बन जाएगा e रेज़्ड पर माइनस 2x. और अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0. यहां आपको पता नहीं ये -2 अब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x बन जाएगा. लिहाजा आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लिखा हुआ है, दिस इज 12 e रेज़्ड पर 2x प्लस 4 e रेज़्ड पर, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई. अब हम ये सेकंड डेरिवेटिव भी पुट करेंगे इसमें, और -4 इंटू y की वैल्यू भी पुट करेंगे. जब हमने ये लेफ्ट साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर ली, ये देखिए सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, और ये जनाब हमारे पास y की वैल्यू साथ उससे 4 से मल्टीप्लाई. ये जब हमने जो सिंप्लीफाई किया तो ये देखें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यू विल गेट 12x. तो आप अपनी जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें देख सकते हैं कि यहां राइट पे 12x ही है. इसका मतलब है जब हमने ये सोल्यूशन सब्स्टिट्यूट किया इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल मिल गई. लिहाजा हम कह सकते हैं ये सोल्यूशन है. यहां एक और चीज नोट करने की है, याद रखिए जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की बात कर रहे होते हैं तो वो जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं उनको भी सोल्यूशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनको भी सोल्यूशन को सेट, फिर हम कहते हैं कि सोल्यूशन वो जो जिस फंक्शन के बारे में कह रहे हैं वो सोल्यूशन है. ओके, अब देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था जिसको हमने सोल्यूशन करना था प्रूफ, वो था ये हमारे सामने लिखा हुआ है 3 e रेज़्ड टू पावर 2x प्लस e रेज़्ड पर माइनस 2x माइनस 3x. ओके, पहले इनिशियल कंडीशन क्या है, y0 इज इक्वल टू जी, क्या थी पहली इनिशियल कंडीशन, दैट वाज 4. ओके, अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा. ठीक है, देखते हैं. इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू क्या है, 4 है. ठीक, तो मैंने y की जगह 4 रख दिया, और इसी तरह यहां 3 e रेज़्ड पर 0 प्लस e रेज़्ड पर 0 माइनस 3 इंटू 0, सो यू विल गेट 4. 3 e रेज़्ड पर 0 क्या होगा, 1, ये 3 आ गया, और e रेज़्ड पर 0 1. सो देखिए आप गौर कीजिए तो ये 4 इज इक्वल टू 4. इसका मतलब है इनिशियल कंडीशन भी ये सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है. सिमिलरली यू कैन सी फॉर y डैश 0 इज इक्वल टू 1, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है दिस इज द solution of the initial value problem. तब हम कुछ पॉइंट नोट करते हैं यहां, बड़ी अहम बातें बहुत गौर से सुननी है आपने. द इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल. जो हमने इक्वेशन कंसीडर की थी वो लीनियर थी. क्या थी इक्वेशन, y डबल डैश 4y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 12x. सॉरी, ये जनाब हमारे पास इक्वेशन थी. तो अब आप गौर कीजिए तो क्या है जी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. पहली बात, इसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं. इसमें g ऑफ x जो फंक्शन है, कांस्टेंट तो कंटिन्यूस होते हैं ना, कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूस होते हैं. ओके, और इसमें राइट साइड
जो पे फंक्शन है जी ऑफ एक्स की जगह वो क्या है 12x, तो 12x तो पोलिनोमियल है ना, तो पोलिनोमियल फंक्शंस भी कंटिन्यूस होते हैं फॉर एवरी रियल वैल्यू। अब ये मैं क्यों बातें चीजें कर रहा हूं, ये जो हमने अभी थ्योरम पढ़ा है ना उसमें यही चीजें, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस जो ये जो इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं क्या उसमें वो सारी बातें या जो बातें हम रिक्वायर करते हैं यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन के लिए, क्या वो ट्रू है। तो पहले हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन लीनियर है, ओके, फिर देख रहे हैं जिसके कोफिशिएंट कांस्टेंट है वो कंटिन्यूस होते हैं, ओके, ये भी बात उस थ्योरम में ये था ना जी कि उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो, कंटिन्यूस हो, ओके। इसके बाद हमने राइट साइड पे जो 12x है वो जी ऑफ एक्स की जगह 12x भी कंटिन्यूस है क्योंकि 12x पोलिनोमियल है। इसका मतलब है एक और चीज हमने देखी, इसका जो कोफिशिएंट है हायर ऑर्डर टर्म डेरिवेटिव टर्म क्या है जी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म इसमें है y डबल डैश और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, वो नॉन जीरो है। तो इसका मतलब है हेंस दिस सॉल्यूशन जो अभी हमने प्रूव किया है कि ये सॉल्यूशन है इज द यूनिक सॉल्यूशन। किस बुनियाद पे हमने कहा, हमने उस थ्योरम की बुनियाद पे कहा जो अभी हमने एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन का थ्योरम पढ़ा, उसमें यही रिक्वायरमेंट्स थी। तो लिहाजा हमारे पास वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये यूनिक है। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। एक और एग्जांपल इसी हवाले से हम करें, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगेन दिस इज द थर्ड ऑर्डर इनिशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर linear differential equation with constant coefficients and right side is 0, so it is homogeneous problem। अब देखते हैं जी, याद रखें जो homogeneous problem होती है इसके बारे में पहले बात कर चुका, जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने ये ट्रिवियल सॉल्यूशन की एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी और मैंने वहां बताया था आपको कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ करता है। तो यहां देख लें वही बात हमारे सामने है, क्लियरली द प्रॉब्लम पोजेसेस द ट्रिवियल सॉल्यूशन। व्हाट, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास होता है जनाब y इज इक्वल टू 0, ये है जी, ओके। अब हम देखते हैं इसमें ऑब्जर्व करते हैं चीजें क्या है जी। द इक्वेशन इज होमोजीनियस, ओके, जो हमारे पास इक्वेशन है होमोजीनियस है। The coefficients of the equation are constants, बिल्कुल ठीक, constant है coefficient, being constant the coefficients are continuous, जो constant है इस वजह से continuous है। इसके अलावा क्या है, the leading coefficient, highest order derivative term का जो coefficient है वो क्या है, that is 3 और ये 3 नॉन जीरो है। इसका मतलब है hence y is equal to 0 is only solution of the initial value problem, इसका यही यूनिक सॉल्यूशन है।